हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहू की विदा शीर्षक की सार्थकता, उस एकांकी का उद्देश्य लिख कर दिया था और आपको नोटबुक में नोट डाउन करने के लिए कहा था और पढ़ने के लिए कहा था, जो आपने पढ़ा होगा। और कहा था कि नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको फ्लो चार्ट बनाकर दूंगी, जिससे आपको पात्र परिचय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो मैंने बनाया है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में उतार लीजिए। अब कहानी का नाम है बहू की विदा। उसके लेखक है विनोद रस्तोगी। मैंने आपको लिखा है कि इस कहानी में दहेज प्रथा का वर्णन किया है। इस कहानी का मुख्य पात्र जीवनलाल, जिनकी पत्नी है, अब ये जो जीवनलाल है एक धनी व्यापारी है, बहुत ही लालची है, स्वार्थी है, जिद्दी है। पत्नी जो है राजेश्वरी, वो बड़ी ही समझदार है, क्योंकि वो भी एक बेटी की माँ है। इसके लिए माँ के हृदय का दुख वो समझती है। जब जीवनलाल कमला की विदाई करने से मना करता है, तब राजेश्वरी बहुत समझाती है जीवनलाल को, लेकिन जीवनलाल नहीं समझता है, क्योंकि मैंने चरित्र चित्रण में आपको कहा कि वो बहुत ही जिद्दी है। उनकी बेटी जो है गौरी, जिसकी ये साल शादी हुई है और उसका भी पहला ही सावन है। उसके बाद राजेश्वरी का बेटा है रमेश। अब मैंने जैसे आपको कहा कि जीवनलाल धनी व्यापारी है, धनी व्यापारी का बेटा भी अमीर, लेकिन उसकी पत्नी जो है कमला, वो एक गरीब घर की संस्कारी लड़की है। अब संस्कारी क्यों? तो जब जीवनलाल 5,000 रुपए दहेज मांगता है और दहेज देने के बाद ही कमला की विदाई होगी ऐसा कहता है, तब राजेश्वरी को पता चलता है कि उनको अपने पति का नेचर पता है कि वो पैसों के रंग बिरंगी टुकड़ों से बड़ा प्यार करता है। अब ये पैसों के रंग बिरंगी टुकड़े मतलब अलग अलग मूल्य नोटों का। इसलिए चाबी का गुच्छा अपनी बहू के हाथ में देती और कहती, जाओ बेटी, तिजोरी से 5,000 रुपए लेकर आओ और जीवनलाल के मुंह पर फेंक के बोलो कि ये लो 5,000 रुपए और विदा कर दो। लेकिन वो संस्कारी लड़की मना करती है। वही नहीं, बल्कि प्रमोद भी मना करता है। प्रमोद भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है। वो कहता है कोई बात। फिर कमला क्या समझाती है कि कोई बात नहीं भाई, जो घर है अपने पास वो आप बेच दीजिए और उसका जो पैसा आएगा वो पैसे से आप दहेज के पैसे चुका दीजिए। लेकिन कमला कहते हैं कि आपको मेरे लिए घर बेचने की कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, ये साल मैं नहीं आऊंगी, अगले साल आऊंगी, क्योंकि आपके घर में जो छोटी बहन है उसकी भी शादी कराना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए, इसलिए वो घर बेचने के लिए मना करती है। अब उसका भाई प्रमोद जो कमला को लेने आता है, लेकिन जीवनलाल नहीं बेचता है, बल्कि कुछ ऐसे तीखे शब्द इस्तेमाल करता है जिससे उसको बहुत दुख होता है, कमला को भी प्रमोद को भी। लेकिन फिर भी प्रमोद एक भी उलट जवाब जीवनलाल को नहीं देता है। मैंने आपको कहानी की स्टोरी जब बताई तब आपको ये भी कहा था कि जब रमेश गौरी को लेने जाता है तो गौरी के ससुराल वाले भी गौरी को विदा नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि दहेज कम दिया है। मैंने आपको ये भी कहा था कि हर लड़के वालों को ऐसा लगता है कि लड़की से दहेज कम ही है, कितना भी दो। अब जैसे जीवनलाल क्या सोचता है कि मैंने क्या शादी की है, लोगों ने तातों तले उंगली दबाई है और हमने क्या खातिरदारी की है, तुमने तो हमारी खातिरदारी नहीं की, इसलिए मेरे नाम पे थप्पा लगाए, भरी बिरादरी में मेरा मजाक उड़ाया है। जीवनलाल को क्या लगता है कि मैंने बहुत सारा दहेज दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मैंने कहा ना कि लड़कों वालों को कितना भी दहेज दो कमी होता है। वैसे गौरी के ससुराल वालों को दहेज कम हुआ, इसलिए गौरी के ससुराल वालों ने उसकी विदाई नहीं की, और उसकी विदाई न करने के कारण जीवनलाल को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो अपनी बहू की विदा हंसते हंसते करता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही कहा था। अब हमने लास्ट सेंटेंस जो था अपना लास्ट पीरियड में, हम यहाँ रुके थे
कि जब वो उसे कहता है कि तुम बदतमीजी करने वाले हो, मेरा लड़का कोई आवारा छोकरा नहीं है, तो उसको थोड़ा गुस्सा आता है और उसको याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है कि बाबूजी आप ये मत भूलना, क्योंकि मैं बेटी वाला हूँ ना, इसके लिए आप मेरा अपमान कर रहे हो ना, लेकिन ये मत भूलना कि आप भी एक बेटी वाले हैं। याद तक हम पढ़ाया था आपको, अभी पेज नंबर 20 देखिए। पहला डायलॉग जो है वो जीवनलाल का है। हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है, वह खातिरदारी की है, बारात वाले दंग रह गए। मुहावरा दंग रह जाना, हैरान रह जाना कि वाह क्या शादी की है, क्या खातिरदारी की है। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। जीवनलाल ने इतना सारा पैसा खर्चा किया शादी में, तो मेरी बराबरी करोगे? हाँ, बेटी वाले हैं हम तो क्या हुआ, बेटी वाले होकर भी हमारी मूछ ऊंची है। मूछ बहुत लंबी है क्या उनकी? ये मुहावरा है, मूछ ऊंची होना, लिखो अंडरलाइन करके। दुनिया में, संसार में आदर होना, सम्मान होना, मूछ तो सबको होती है। प्रमोद कहता है जी, रमेश गया है गौरी को विदा कराने, कलाई पर घड़ी बांधी उसको देखता है। क्यों? क्योंकि बस अभी गौरी के आने का वक्त हो ही गया है, बस गौरी आती होगी, कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। कौन? रमेश। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। कितना गर्व कर रहा है अपनी बेटी पर, कितना गर्व कर रहा है अपने आप पर कि हम मूछ वाले हैं, तुम्हारे जैसे नाक कटे नहीं है। नाक कटे मतलब तुम्हारा कोई सम्मान, तुम्हारी कोई इज्जत दुनिया में है ही नहीं, जो सिर्फ मेरी है। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? उसके लिए जिम्मेदार मुझे नहीं ठहराना। मैं क्यों नहीं विदाई कर रहा हूँ? क्योंकि आपने दहेज नहीं दिया है, इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि आप खुद रहेंगे। प्रमोद कहता है, जो हमारी बहन है क्या वह आपकी कोई नहीं है? जीवनलाल कहता है, बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कहने का मतलब क्या कि जीवनलाल बहू और बेटी को समान दर्जा नहीं देते हैं। वो बहू को बहू ही समझते हैं और बेटी को बेटी ही समझते हैं। वो क्या कहते हैं? बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तोलना चाहते हो? मतलब तराजू मतलब वेइंग मशीन पे बिठाया गया उनको? नहीं, मतलब दोनों को एक ही तरह से सम्मान देना चाहते हो क्या? तो जीवनलाल का कहना है कि ऐसा नहीं है। बेटी का दर्जा सिर्फ बेटी का है, बहू बहू है। इसका मतलब कोई भी मनुष्य बहू को बेटी नहीं मानता, ऐसा इस लेसन में। लेकिन सारे एक जैसे नहीं होते। आपको दुनिया में ऐसे भी लोग मिलेंगे कि हाँ, वो दूसरे की लड़की जो अपने घर में बहू बन के आती है, वो सचमुच उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार करते हैं या उसको अपनी बेटी ही समझते हैं, क्योंकि उनको भी बेटी है और बेटी वाले दर्द समझते हैं। ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। देखो, अब तक प्रमोद विनती ही कर रहा है, उसको भी मन है, उसको भी भावना है, फीलिंग्स है। कितना भला बुरा कह रहा है उसको, बदतमीज क्या कहा, छोकरा क्या कहा, मुंह लगते हो बड़ों के, ये तक कहा। लेकिन बहन का ससुराल, इसके लिए वो बिल्कुल शांति से सिर्फ कह रहा है कि मैं तुमको विनती कर रहा हूँ कि आप इस वक्त मेरी बहन की विदा कर दो, फिर मैं आपका हर एक पाई पाई चुका दूंगी। ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है ना, क्योंकि वो अड़े हैं कि नहीं, जब तक दहेज नहीं देंगे आपकी बेटी की या आपकी बहन की विदाई नहीं होगी।
इस हाथ पे कैश और इस हाथ से आपकी बहन की विदाई। ठीक है, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? अब तक बहन सामने आई ही नहीं। अगर वो मेरे साथ नहीं आ रहे तो विनती है कि एक बार मैं अपनी बहन से मिल सकता हूँ। जीवनलाल कहता है हाँ हाँ जरूर, और हाँ उसे यह भी बताना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। उसको सिर्फ मरहम की पड़ी है। उसको ऐसे लगता है कि कमला के मैके वालों ने मुझे बहुत बड़ा घाव दिया है, और जब तक उस घाव को मरहम नहीं मिलेगा वो घाव ठीक नहीं होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको घाव और मरहम का मीनिंग कहा था, जो आपको पता होगा। घाव मतलब जो दहेज नहीं दिया, जो खातिरदारी नहीं की वो, और मरहम मतलब पैसे। मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे? अरे सुनती हो, अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो अपने भाई से मिलकर आकर। मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। गांव में ज्यादातर सावन महीना बहुत जोरों शोरों से बनाते हैं। गांव में घर के सामने ऐसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको बड़ी बड़ी टहनियां होती है, तो उस टहनियों पर झूले बांधते हैं और लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ झूले पर झूले झूलते झूलते सावन महीने का आनंद लेते हैं। जीवनलाल क्या कहता है, क्योंकि बेटी आने वाली है, देखते हैं कि माली ने झूला डाला या नहीं। द्वार की ओर बढ़ते हैं, द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूं लॉन में। जीवनलाल का प्रस्थान मतलब जीवनलाल वहां से चला जाता है। प्रमोद थका सा सोफे पर बैठ जाता है। क्यों? बहुत ज्यादा काम किया उसने? नहीं, तो इसके अपमान के शब्द सुन सुनकर वो बेचारा थक गया। अंदर से कमला आती है। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है। बड़ी सुंदर है कमला, लेकिन इतना चांद के जैसा सुंदर चेहरे पे उदासी है। अब उदासी क्यों है आपको पता होगा, क्योंकि उसकी विदाई करने के लिए जीवनलाल तैयार नहीं है। हाथों में लाल चूड़िया है, रेशमी साड़ी ब्लाउज पहने हैं। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। अब देखो इसका अर्थ क्या है, देखो प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। सिर नीचा किए। सिर नीचा करने का एक कारण तो उसकी विदाई नहीं हो रही है, दूसरा कारण कि अपने भाई का बहुत बड़ा अपमान अपने ससुर ने किया है, इसलिए वो जाती है और अपने भाई के साइड में सिर नीचा झुकाकर मतलब वो लज्जा शर्म महसूस करती है। प्रमोद को भी दुख होता है, लेकिन वो जताता नहीं है। जब कमला आती तो कहती है बैठ जाओ कमला। कमला पास ही बैठ जाती है। प्रमोद फिर अपनी बहन से पूछता है अच्छी तरह तो हूँ? प्रमोद पागल मत बनो कमला, क्योंकि जब वो पूछता है ना अपनी बहन से अच्छी तरह से, तो सोचो अच्छी तरह से वो थी क्या? नहीं, लेकिन वो कह सकती है नहीं। इसके लिए उसके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि वो दुखी है, इसके लिए रोने की आवाज, ऐसा सिसकना जो है उसके मुंह से निकल ही जाता है। प्रमोद को भी इस बात का बड़ा दुख होता है। पागल मत बनो कमला, रो मत, मैं कहता हूँ रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। देखो मोती किसको कहा है? अपनी बहन के आंसुओं को मोती कहा है, और इन मोती का मूल्य कीमत समझने वाला इस घर में कोई नहीं है। इसके लिए मत रो मेरी बहना, मत रो। पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता कमला। मतलब क्या? किसके लिए ये उपयोग किया है कि पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता? पत्थर को पानी में डालो, पिघलेगा क्या वो? नहीं। मतलब तुम रो, तुम कुछ भी बोलो, विनती करो, कुछ भी करो, लेकिन जीवनलाल पर कोई असर नहीं होगा, उसको दया नहीं आएगी।
क्योंकि वो निर्मम है, कठोर है, निर्दयी है। सिसकती हुई, भैया क्या, घबराओ मत, मैं जल्दी फिर आऊंगा और उस बार विदा अवश्य होगी। क्यों पता है? क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊंगा। और जीवनलाल जी को क्या चाहिए? वही चाहिए। अगर मैं वो लेकर आऊंगा तो 100% तुम्हारी विदाई होगी। और विश्वास रखो, अगली बार जब मैं आऊंगा तो मरहम लेकर आऊंगा। कमला न समझने के ढंग से, क्योंकि दोनों की बातचीत क्या हुई कमला को नहीं पता, इसलिए मरहम वो नहीं समझ पाई। मरहम? हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। कौन सा व्यवहार? हमारा, जो हमने दहेज कम दिया। उन्हें मरहम चाहिए। घाव किया है तो घाव भरने के लिए मरहम तो लगाना चाहिए ना। और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपए। कमला चौंककर भाई की ओर देखती है। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि भाई के पास 5,000 रुपए नहीं है तो वो कहां से देगा। प्रमोद कहता है, तुम चिंता ना करो कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में तो बिक ही जाएगा ना। इस गिरे हाल में मतलब इस बुरे हाल में। भले हमारा हाल बुरा है, परिस्थिति बहुत कठिन है, फिर भी हमारे पास जो मकान है 7-8 हजार में तो आसानी से बिक ही जाएगा। उसमें से 5,000 तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कमला, मेरी विदा के लिए घर न बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, और आपको मेरे सुहाग की सौगंध की आप मेरे लिए मकान नहीं बेचना। यह क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ माँ के घर बिताओ? ऐसी कौन लड़की होगी, ऐसी किस लड़की की कामना नहीं होगी कि वो पहला सावन अपने मैके में नहीं बिताएगी? हर लड़की की यही कामना होती है, लेकिन इस कामना के लिए अपने मैके वालों को घर बेचना पड़े, ये किस हद तक ठीक है? ये ठीक नहीं है। इसलिए वो क्या कहती है कि नहीं, मेरे लिए मकान बेचने की कोई जरूरत नहीं। किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया? लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए, कामना पर्यायवाची शब्द तुमको आ सकता है, इसका उत्तर है इच्छा, अभिलाषा। लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है भैया? 1-2 साल में विमला का ब्याह भी आपको करना है। विमला उसकी छोटी बहन है। अगर इतनी सी पूंजी आपने अभी मेरे लिए बेच दी तो विमला की शादी में आप क्या दोगे? आवेश में आकर बीच में बोलता है, लेकिन तुम क्या कहना चाहता है प्रमोद? क्या कहना चाहता है? लेकिन तुम्हारी विदाई कैसे होगी अगर मैंने 5,000 रुपए नहीं दिए तो? मेरी चिंता आप न करें। सच, विदा न होने से मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। क्या कमला को सचमुच दुख नहीं होगा? लेकिन वो नहीं जताना चाहती अपने भाई को कि उसकी विदाई न होने से वो दुखी है। इसलिए वो कहते, सच मानो भैया, मुझे जरा भी दुख नहीं होगा अगर मेरी विदाई नहीं होगी। कमला कहती है, गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती ही रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी। अखरना, महसूस होना, क्योंकि गौरी भी मेरे लिए सहेली जैसी है। अगर वो आ जाएगी तो मैं उसके साथ ही सावन का महीना यहाँ पर ही बिता लूंगी। आप विश्वास करें भैया, लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा ना कमला। तो क्यों ना हम आज दे दें और तुम्हारी विदाई कर लें। कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? कागज के टुकड़े से तात्पर्य क्या है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। कागज के टुकड़ों का तात्पर्य है कि अलग अलग मूल्यों के पैसे, मतलब 50 रुपया है, 100 रुपया है, 200 है, 500 है, 2,000 है,
मतलब ये अलग अलग टुकड़े कहते हैं वो पैसों को। कौन? राजेश्वरी। कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगे? ये प्रमोद कहता है। कमला कहती है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। देखो वो फिर भी अपने ससुराल वालों की तारीफ ही करती है, ये संस्कार है उसमें। माँ जी तो ममता की मूर्ति है। उसने एहसास किया, उसने अनुभव किया कि ठीक है बाबूजी थोड़े जिद्दी है लेकिन समय के साथ वो भी ठीक हो जाएंगे। उन्होंने फिर भी अपने ससुर को कुछ भी बुरा नहीं कहा। माँ जी की विशेषता क्या है कि वो ममता की मूर्ति है। हाँ बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे, कोई बात नहीं। प्रमोद कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कैसा? कि माँ जी ममता की मूर्ति है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। सब एक ही धातु के बने हैं। मतलब धातु ये तो कोई मटेरियल होता है, मटेरियल, लेकिन ये कोई मटेरियल नहीं है। यहाँ पर धातु मतलब तुम्हारे परिवार के सारे सदस्य एक जैसे ही है, कोई फर्क नहीं है। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो, क्योंकि प्रमोद को नहीं पता ना, प्रमोद तो आज ही आया है। लेकिन कमला तो वहां रह चुकी है, इसलिए कमला को अपनी माँ का मतलब अपनी सास का स्वभाव पता है। इसलिए वो क्या कहती है, वो तो ममता की मूर्ति है। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश। कौन राजेश्वरी? जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी। गोरा रंग है किनका? राजेश्वरी का। स्वस्थ शरीर है, मतलब हेल्दी। सफेद साड़ी और ब्लाउज पहने हैं, उसका वर्णन किया है। राजेश्वरी कहती है कैसा दिखा भैया? प्रमोद चौक पड़ता है। अरे कहीं हमारी बातें राजेश्वरी ने सुनी तो नहीं, ऐसा उसको लगता है, इसलिए वो चौक पड़ता है, मतलब आश्चर्यचकित होता है, सोच में पड़ जाता है। कमला और प्रमोद उठने का उपक्रम करते हैं। क्यों? माँ जी को सम्मान देने के लिए। जैसे आप बच्चे बड़े ही सम्मान करते हैं, जैसे ही शिक्षक आ जाते हैं, जैसे बड़े लोग आ जाते हैं उठकर खड़े हो जाते हैं, वैसे वो भी बुजुर्ग सामने आए हैं तो इसलिए उठकर खड़े हो गए। राजेश्वरी एक साइड पे बैठे रहो तुम, क्या बातें हो रही थी भाई बहन में? प्रमोद कहता है बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। कुशल क्षेम पूछना मतलब इन विचार पूछ करना, इंक्वायरी करना, कैसी है बहना, कैसा चल रहा है, ठीक ठाक है सब कुछ। इसको कहते हैं कुशल क्षेम पूछना, मतलब कुशल मंगल की सब कुछ ठीक ठाक है। राजेश्वरी हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मतलब किसने? उनके पतिदेव। कौन पतिदेव? जीवनलाल जी। प्रमोद मौन रहता है, मतलब कुछ भी नहीं बोलता है, क्या बोलेगा बेचारा। कमला की दृष्टि नीची कर लेती है, मतलब अपनी नजर वो नीचे कर लेती है। अब राजेश्वरी इन दो बातों से, प्रमोद का मौन रहना और कमला की दृष्टि नीचे जाना, कमला की नजर नीचे झुकना, इससे राजेश्वरी समझ जाती है कि जीवनलाल ने विदा करने को मना किया होगा। समझ गए? अपने जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं। उनके साथ काफी साल बिता चुकी है, इसलिए अपने पति का स्वभाव वो समझ गई है। क्यों? क्योंकि जब पहले प्रमोद ने खत भेजा था कि मैं कमला को लेने आ रहा हूँ, तभी भी जीवनलाल कहते हैं कि मैं नहीं भेजूंगा, फिर भी वो एक ट्राई करके देखता है प्रमोद। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे वो, मैं तो समझते समझाते हार गई। मैंने काफी समझाया कि ऐसा ना करे, विदाई कर दो, दे देगा वो बेचारा पैसा, लेकिन जीवनलाल नहीं समझे। क्या कहा उन्होंने? प्रमोद अब भी मौन है, अब भी वो प्रमोद चुप है। राजेश्वरी कहती है मुझसे शर्म कैसी? तुम जो बोलना चाहते हो मुझे बोल दो, मुझसे बोलने में तुम्हें शर्म कैसी?
मेरे लिए जैसे रमेश वैसे ही तुम। रमेश कौन है? राजेश्वरी का बेटा है। बोलो कितना रुपया चाहते हो? उसको पता चल गया कि उसको रुपये चाहिए। राजेश्वरी कहती है कितना रुपए चाहते हो? जी जी, रुपए की तो कोई बात ही नहीं हुई। देखा, अब तक भी वो सच, वे तो डैश डैश डैश, मतलब वो सच बात राजेश्वरी से छुपा रहे हैं। लेकिन राजेश्वरी अपने पति को बखूबी से समझती है, जानती है। उसको पता है कि दहेज न देने के कारण वो विदा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन प्रमोद ने ऐसा नहीं कहा। माँ से झूठ बोलते हो? मैंने आपको कहा ना कि जैसा रमेश मेरे लिए वैसे तुम। तो फिर मैं कौन हुई? तुम्हारी माँ। तो माँ से झूठ बोलते हो? मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इंसान से ज्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। जी, आप बोलो कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार हैं? चुप क्यों हो? बताओ। 5,000। बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मारकर कहना, यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते। अगर वो आदमी से ज्यादा प्यार नहीं करते तो 5,000 रुपए के लिए इतने लोगों की भावनाओं के साथ ही नहीं खेलते। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूँ। क्या लाती हूँ? 5,000 रुपए। प्रमोद खुश हो जाता है क्या? हाँ, जाओ माँ जी लेकर आओ, अब दे दो तो मैं कमला की विदाई कर दूं। नहीं, संस्कारी बच्चे हैं दोनों, प्रमोद भी और कमला भी। प्रमोद जी उठकर खड़े हो गए और कहा, ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद कहता है, मुझे रुपए नहीं चाहिए, लालची नहीं है। अगर उसे विदा करना होता तो वो राजेश्वरी से पैसे ले सकता था, लेकिन ऐसा रमेश ने नहीं किया। उन्होंने कहा, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराने ही जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगले वक्त जब मैं आऊंगा तो मैं मरहम लेकर आऊंगा और बहन की विदाई करके जाऊंगा। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है। मूर्तिवत, मूर्ति के जैसा स्टैचू होता है ना, वैसे बेचारी अब तक उसी जगह पर खड़ी है। राजेश्वरी, यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा ना हो यह कभी नहीं हो सकता। मतलब मैं हूं ना, मैं हूं और विदाई नहीं होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं माँ हूँ। देखो बहुत अच्छा डायलॉग है ये। मैं माँ हूँ और माँ के दिल को समझती हूँ। माँ का दिल सिर्फ माँ जानती है और कोई नहीं जानता। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। माँ ने माँ का हृदय जाना, लेकिन पिता ने नहीं जाना। पिता भी अपनी बेटी की मुलाकात के लिए उतावला है, लेकिन वो क्यों नहीं समझा ऐसे कि जैसे मैं उतावला हूँ वैसे कमला का पिता भी उतावला होगा। नहीं नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। वो साथ में लेकर कब जा सकता है? जब जीवनलाल को वो 5,000 रुपया देगा। अगर वो 5,000 रुपया नहीं देगा तो उसकी विदाई नहीं होगी, ये तो जाहिर है। अब देखो राजेश्वरी क्या करती है। तिजोरी जो होती है, तिजोरी की चाबी का गुच्छा हमेशा उसके कमर में लटका होता है। किसके? राजेश्वरी के। गुच्छा निकालती है और कहती है, जा बेटी तिजोरी से रुपए निकाल ला। ऐसा राजेश्वरी ने कमला से कहा। कमला लालची नहीं है, कमला स्वार्थी नहीं है। कमला उनके पैसे लेकर अपने को विदा करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो तुरंत ले लेती और हाँ दीजिए बाजी, दीजिए बाजी,
मैं देती हूँ पैसा और मैं भाई के साथ जाती हूँ। लेकिन कमला ने ऐसा नहीं किया। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। धीरे धीरे वो खिड़की की ओर जाता है और खिड़की के बाहर झांकता है। राजेश्वरी, जाती क्यों नहीं? कौन? कमला। किधर? पैसे निकालने के लिए। गुच्छा कमला के हाथ में थमा दी है। ये ले, जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है। गला भर आता है उसका, उसके व्यवहार से। बहुत अच्छा व्यवहार, इसीलिए तो कहा कि माँ जी ममता की मूर्ति है। देखो, ये दिखावा नहीं है, माँ जी सचमुच ममता की मूर्ति है। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है, क्योंकि वो माँ का हृदय पहचानती है। इसके लिए वो बेटी कहकर उसको गले लगाती है, प्यार करती है। प्रमोद खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। जीवनलाल बाहर से कहता है, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है और तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। राजेश्वरी कमला से कहती है, जा बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर देखता है, जिधर से जीवनलाल आते हैं। जीवनलाल अपने पत्नी से कहता है, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा यह भी तो देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। अच्छा, जीवनलाल को नाक है, प्रमोद लाल को नाक नहीं है, बिना नाक का है वो। अब यहाँ नाक वाले मतलब इज्जत वाले, सम्मान वाले, पैसे वाले। राजेश्वरी को बड़ा गुस्सा आता है, चिढ़ जाती है। गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुंह से। जब देखो तब बेढंगी बातें। बेढंगी मतलब उल्टी सीधी बातें। ऐसा राजेश्वरी ने अपने पति जीवनलाल से कहा। अब जीवनलाल कहता है, ये लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने तो सच्ची कहा ना। क्या कहा? कि दुनिया भी देखे कि हम नाक वाले अपने बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। तुम्हारी जितनी हैसियत है उस हिसाब से तुम तुम्हारी बेटी का स्वागत करोगे। इसका मतलब गरीब लोग अपनी बेटी का स्वागत नहीं करते, ऐसा तो नहीं हुआ ना। वो भी अपने तरीके से जैसे होता है अपने बेटी का स्वागत जरूर करते हैं। क्या ये जीवनलाल नहीं समझता है? जीवनलाल को पैसे का बड़ा घमंड है, इसलिए वो कहता है कि मैंने खातिरदारी क्या की कि लोगों ने दांतों तले उंगली दबा के कहा कि वाह, जीवनलाल ने क्या शादी की। और अभी भी दुनिया देखेगी कि जीवनलाल लड़की का स्वागत कैसे करता है। मतलब हमेशा उसको हर बात पर गर्व, घमंड, लेकिन वो किसी की भावना नहीं समझता है। ठीक है, हम यहाँ रुक जाते हैं और इसके बाद का जो भी पार्ट अपना बचा है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आप बच्चे अगले लेक्चर में जो मैंने दिया है सार्थकता, उद्देश्य और जो भी अवतरण मैंने मार्क करा है, प्लीज आप बच्चे को पढ़कर आना है।